हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। और हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ मूल मंत्र लेके आए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और सभी के श्रद्धेय एपीजे अब्दुल कलाम जी के वाक्य। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। मतलब अगर आप एक सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, एक सूर्य की तरह प्रसिद्धि पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कठोर परिश्रम रूपी आग में तपना होगा, जलना होगा, तभी एक सूर्य की तरह आप भी चमक सकते हो और पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्धि पा सकते हो। यानी पूरे ब्रह्मांड में आप दमक सकते हो, चमक सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। और आज की अपनी वीडियो हम लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता को अनेकों नामों से हम जानते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अभी तक हम इतिहास के जितने भी अपने लेक्चर लेके आए हैं उसमें हमने हिस्ट्री को पूरा क्रमबद्ध तरीके से पूरा कवर किया है। उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने देखा है कि सबसे पहले हमने आपकी स्टोन एज को देखा, स्टोन एज को कवर किया, उसके बाद फिर हमने कॉपर एज को कवर किया और आज हम देखने जा रहे हैं ब्रोंज एज यानी कांस्य युग। पहले हमने पाषाण काल देखा, फिर ताम्र पाषाण और आज हम देखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की समय रेखा की या इसकी टाइमलाइन की, तो इसके विषय में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग समय रेखा इसकी बताई है। जैसे आप देख भी सकते हैं कि इसमें जैसे फेयर सर्विस विद्वान है, इन्होंने 2000 से 1500 तक बताई है। डीपी अग्रवाल जी ने 2300 से 1750 तक बताई है। तो इसी तरीके से हर विद्वान ने अपने अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग समय रेखा निर्धारित की है। लेकिन अगर हम इसकी समय रेखा देखें जो सर्व प्रसिद्ध समय रेखा मानी जाती है, तो वो लगभग 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यानी इसकी जो टाइमलाइन है वो लगभग 2500 से शुरू होकर 1750 तक इसको माना जाता है। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताई है, लेकिन जो सर्व प्रसिद्ध है या सर्वमान्य है वो तिथि रेखा मानी गई है इसकी 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के विस्तार को और उसके लोकेशन को जान लेते हैं, बाद में फिर हम उसके बाकी पहलुओं को देखेंगे। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा नामक स्थान है वहाँ तक हुआ था। वहीं दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है, और पश्चिम में देखें तो सुल्तानगंज, ये इसके पश्चिमतम बिंदु था। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये इस प्रकार से विस्तारित था, इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ था। अब अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो और इसकी खोज की, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उनमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अगर हम देखें तो विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। अभी तक हमने जो पहले पाषाण काल में भी देखा था कि उन्होंने कृषि करना कहाँ शुरू किया था, नदियों के आसपास उन्होंने कृषि कार्य करना शुरू किया था और वहीं पर उन्होंने छोटे छोटे अपने गांव बसा दिए थे। उन्हीं गांवों में जब वस्तु विनिमय बढ़ा और व्यापार बढ़ा, तो गांव के लोग फिर नगरीकरण की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। जिसमें सबसे पहला जो नगरीकरण हमें दिखाई देता है या सबसे पहली नगरीय सभ्यता जो हमें दिखाई देती है वह है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर हैं वो भी मुख्यतः हमें नदियों के किनारे ही बसे हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के कारण वहाँ पर कृषि कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। इसके साथ ही साथ नगरों का विकास भी उसी से ही संभव हो पाता है। क्यों? क्योंकि अन्न अधिक उत्पन्न होगा, अधिक उत्पन्न होने की वजह से उनके पास कृषि अतिरेक अधिक होगा, कृषि अतिरेक होगा तो उनका वस्तु विनिमय बढ़ जाएगा। वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु लेकर वो लोग अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों ने भी जगह ले ली थी। ये चीज़ हम पहले भी
समझ चुके हैं। अब इन्हीं कार्यों को, ये जो कृषि के अलावा अलग कार्य करने लगे थे, व्यापार करने लगे थे, सामान इधर से उधर भेजने लगे थे, वस्तु विनिमय करने लगे थे, इन्हीं सब ने जो विस्तृत रूप लिया वो लिया नगरों का रूप। तो इसीलिए जो सबसे पहले हमें नगरीकृत सभ्यता देखने को मिलती है वो मिलती है सिंधु सभ्यता के रूप में। आज भी बहुत से लोग हैं जो गांव में रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नगरों में भी रहते हैं। जो दोनों ही जगह का रहन सहन है उसमें थोड़ी ही हमें भिन्नताएं और समानताएं भी देखने को मिलती हैं, कुछ अंतर भी हमें देखने को मिलता है। वही बात है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में यही अंतर हमें देखने को मिला कि कुछ जो लोग थे वो गांव के रूप में रह रहे थे संगठित होकर, और कुछ लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से नगरों की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसी चीज़ को आज हमें जानना है कि किस प्रकार से जो प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है उसका विकास हुआ, कैसे वो हमें सबसे पहले खोजी गई और उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। अब अगर हम बात करें इसके विस्तार की तो आप देख सकते हैं कि ये जितना भी सिंधु नदी तंत्र है, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें ये सिंधु सभ्यता फैली हुई है, इसका पूरा विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि इसकी खोज कैसे हुई, कैसे इसके विषय में पता चला, तो सन 1921 1921 की बात है जब भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का। सभी को पता है 1921 में यहाँ पर ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो इसी वर्ष जो वो ब्रिटिश पुरातत्वविद थे उन लोगों ने भी यहाँ पर बहुत सारे खोज कार्य चलाए हुए थे। इसी खोज कार्य में कुछ लोगों का कहना है कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर खोज कार्य किए जा रहे थे। वह क्षेत्र अब पाकिस्तान में चला गया है, यानी पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसमें रेलवे लाइन बिछाते हुए वहाँ पर कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। उन्हीं अवशेषों को पुरातत्वविदों को दिखाया गया और उन्हें उन अवशेषों के अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि यह किसी नगरीय सभ्यता के अवशेष दिखाई देते हैं। इसी प्रकार बाद में सिंध प्रांत में भी एक गांव में बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं जिसको मोहनजोदड़ो नाम दिया गया, जिसे लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। तो इस प्रकार से जब खुदाई हुई और खुदाई में बहुत सारे अवशेष देखने को मिले और उनका C14 और दूसरी विधियों से अध्ययन किया गया तो वहाँ से पता चला कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता रही थी। अब हड़प्पा नामक स्थान पर पंजाब प्रांत का जो हड़प्पा क्षेत्र था वहाँ सबसे पहले खुदाई हुई थी। सबसे पहले खुदाई करके वहाँ से अवशेष निकाले गए थे, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लेकिन बाद में सिंध प्रांत में खुदाई हुई, वहाँ से मोहनजोदड़ो में बहुत सारे अवशेष मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारे नगरों की खुदाई होती रही धीरे धीरे। तो फिर उन लोगों को लगा, पुरातत्ववेत्ताओं को, कि हड़प्पा सभ्यता कहना इसको उचित नहीं है। और दूसरा कारण ये था कि जितने भी मुख्य मुख्य नगर मिल रहे थे वो सिंधु नदी तंत्र के आसपास ही थे, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा, यानी इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम फिर रखा गया। पुरातत्ववेत्ताओं ने जब स्थलों की खुदाई की तो उन्हें नीचे दबे हुए बहुत सारे शहर मिले। हम बात करते हैं अब इन्हीं नगरों की कि ये नगर कैसे दिखाई देते थे और कैसे उन्हें पता लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे खोज होती रही तो कई जगहों पर खुदाई की गई, उन्हें पता चला कि ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र आज भी पाकिस्तान में हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं मैप में भी, क्योंकि ये वाला क्षेत्र ज़्यादातर पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। तो जो इसके प्रमुख नगर हैं वो मुख्यतः पाकिस्तान में चले गए, लेकिन भारत में भी बहुत सारे स्थान हैं, जैसे रोपड़ हो गया पंजाब में, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल और महाराष्ट्र में दैमाबाद। इस तरीके से बहुत सारे नगर हमें भारत में भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नगरों की विशेषताओं की, तो उस समय के जो नगर थे वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से और बहुत ही ज़्यादा निश्चित योजनाओं के आधार पर उनका निर्माण किया गया था। उनकी अगर गलियां या सड़कें देखें तो वो बहुत ही चौड़ी थी और छोटी छोटी सड़कों और गलियों से जुड़ी हुई थी। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक
मेन रोड होती थी उनकी, और फिर उसमें से छोटी छोटी गलियां निकल के जाती थी, और फिर उसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी गलियों से वो जुड़ी हुई होती थी, और इनमें फिर वो लोग अपने मकान बनाते थे, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सही थे। यानी अगर कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो वो क्या करेगा, वो मेन रोड से होते हुए आएगा और तब तक वो खबर आम लोगों तक पहुंच जाएगी, तो वो सेफ जगह पर जा सकते हैं। इतना मतलब उन्होंने अपना दिमाग का यूज़ करके उस समय ये नगर योजना की गई थी। इसके साथ ही साथ सड़कें पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, यानी वो क्या थी, समकोण पर काटती थी। इस तरीके से वो समकोण पर काटती हुई सड़कें उस समय बनी हुई थी। क्यों? इसका भी फायदा था कि अगर पूर्व से हवा चलेगी तो इधर से पूरा कूड़ा इधर इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा और पूरी सड़कें साफ रहेंगी। यदि दूसरी साइड से हवा चलेगी, यानी पश्चिम से हवा चलेगी, तो पश्चिम से पूरा कूड़ा उड़ता हुआ चला जाएगा और सड़कें साफ रहेंगी। अगर हम साफ सफाई स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी उन्होंने नगर नियोजन बहुत ही उचित और अच्छे प्रकार का किया हुआ था। इसके साथ ही साथ सड़कों के किनारे उन्होंने पक्की नालियां बनाई हुई थी, और हर घर की जो नाली थी वे बड़े नाले में जाकर मिलती थी। वहीं हर नाली में हल्की सी एक ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे। यानी सड़कों पर भी उनकी पूरी सफाई देखने को हमें मिलती है, उनका नियोजन इतना अच्छा था। इसके साथ ही साथ नालियों का भी नियोजन उन्होंने इतना अच्छा किया हुआ था कि कहीं भी कूड़ा ना रुके। अगर कहीं कोना आ जाता था नाली बनाते हुए तो वो क्या करते थे, वो एल शेप की वहाँ ईंट लगाते थे ताकि कोई भी कट उसमें ना हो और किसी भी प्रकार से जो गंदगी है या जो पानी है उसके बहाव में रुकावट ना आए। तो इसीलिए वो क्या होता था कि जैसे कोई कोना आ गया, कोई मोड़ आ गया घुमावदार, तो वहाँ पर वो एल शेप की ईंट का प्रयोग हुआ हमें मिलता है, जितनी भी वहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, ताकि पानी आए और सीधा इधर टकरा के सीधा आगे बह निकले। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं उनके भवन निर्माण की। तो अगर भवन निर्माण की बात की जाए तो उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें भी उस समय की मिली हैं। उनमें से बहुत सी इमारतें आयताकार भी थी, कई 2 मंजिले घर भी देखने को हमें मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और इसके साथ ही साथ अन्य स्थलों की खुदाई से भी पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ बीच में एक आंगन होता था। इसके साथ ही साथ आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। प्रत्येक घर में अलग से रसोई घर, शौचालय, स्नानागार, इन सभी चीज़ों का उचित प्रबंध देखने को मिलता है। वहीं 2 मंजिला मकान ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई होती थी। यहाँ आप देख सकते हैं सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि 2 मंजिला मकान है, आंगन है और सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ इस प्रकार का ही उस समय का भवन निर्माण कार्य होता था। जो दीवारें हैं वो उनकी एक और खास बात थी कि वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इसी चीज से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय ईंट बनाने की भट्टियां भी रही होंगी। वहीं हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनकी खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता होगा, इसीलिए इन्हें अन्नागार का नाम भी दिया गया है। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा पक्का स्नानागार भी मिला है। इसके चारों तरफ बहुत सारे कमरे बनाए हुए हैं, बीच में कुंड बने हुए हैं और ये बहुत ही विशालकाय है। तो इसीलिए ये अनुमान भी लगाया जाता है कि हो सकता है ये जो स्नानागार है वो किसी धार्मिक कार्य के लिए बनाया गया हो। यह अनुमान विद्वानों द्वारा लगाया जाता है। आज हमने सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन और भवन निर्माण वास्तु के विषय में जाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके व्यापार, इसके रहन सहन और देवी देवताओं के विषय में यानी इसके धर्म के विषय में जानेंगे। अब आप हमें आज्ञा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।